हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही होंगे। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर किया था जो कि हमारा था प्रोविजन और रिजर्व्स। और प्रोविजन क्या होते हैं, रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व कितने टाइप के होते हैं, या प्रोविजन हम लोग कब कब बनाते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। और दोस्तों, जितना भी हमारे एग्जाम की दृष्टि से जितने पॉइंट हो सकते हैं, जितने एग्जाम में आ सकते हैं और जितने प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, वो सारे पॉइंट मैं आप लोगों को करा चुका हूं। तो इसलिए उसमें से कुछ भी चीज आप लोग मिस ना करें, हर एक चीज को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम लोग विनिमय बिल कहते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने जब बेसिक अकाउंटिंग की क्लास देखी थी तो उस समय हम लोगों ने सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में बिल और इनवॉइसेस और चेक कुछ चीजों की हमने चर्चा की थी। तो उन्हीं से रिलेटेड हमारा ये पूरा चैप्टर है। बहुत ज्यादा टफ नहीं कहेंगे, ये थोड़ा सा मीडियम है। अगर आप लोग अगर सारे पॉइंट को समझ जाते हैं तो ये सरल भी हो सकता है, अदरवाइज ये नॉर्मल हमारा टॉपिक है। इसको आप लोग इजी वे में समझेंगे, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बस आप लोगों को दो चीजें कंसिडर करनी है कि जो हमारे बायर होता है और एक जो सेलर होता है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है, और जो हमारा पेज जो प्राप्त करता होता है, यहाँ पर को बिल ऑफ एक्सचेंज, या बात करें और भी चीजें, सिर्फ दो चीजों को हम लोग कंसिडर करेंगे। कौन कौन? जो हमारा बायर होगा यानी जो सेलर होगा ना, जो हमारा परचेजर होगा, या फिर हम बात करें जो हमारा क्रय और विक्रेता होता है, उन दोनों के ही बीच के लिए जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो किसके माध्यम से होती है? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अलावा भी कुछ चीजें और सुनी होंगी आप लोगों ने, जैसे चेक से भी हम लोग लेन देन करते हैं, या हुंडीज होती हैं, या प्रॉमिसरी नोट्स होते हैं, तो उनके द्वारा भी हम लोग जो है हमारे लेन देन होते हैं। अभी कैसे लेन देन होते हैं, इन लेन देनों के बारे में मैंने लास्ट टाइम पे आप लोगों को बताया था कि जितने भी हमारे क्रेडिट परचेस या फिर सेल्स, क्रेडिट परचेस या सेल्स होती हैं, तो उनके लिए हम लोग बिल्स जो है प्रोवाइड करते हैं, या जब हमें बिल मिलता है या बिल हम देते हैं। तो इस कहानी में हमारे, इस पॉइंट में हमारे ये दो चीजें आती हैं। अब एक्सचेंज का क्या मतलब है? एक्सचेंज का मतलब होता है लेन देन यानी ट्रांजैक्शन। अब कैसी ट्रांजैक्शन? जिसमें कोई मनी टर्म्स हो, ठीक है। अब देखिए, अगर हम कोई परचेज करेंगे तो हम उसे बिल देंगे और उससे हम लोग क्या खरीदेंगे? कोई भी गुड्स लेंगे। और अगर हम सेल करेंगे तो हम उससे बिल लेंगे और हम उसे गुड्स देंगे। तो इस प्रकार से ये क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। जब हम बिल को देते हैं और कोई चीज लेते हैं, और जब हम कोई चीज देते हैं और बिल को लेते हैं, तो उसी का सारा हमें लेखा करना होता है। किस प्रकार हम लोग लेखा करेंगे, ये सारे जो नियम कानून है वो हमारा एक अधिनियम बनाया गया है। उस अधिनियम को भी आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि यहां से भी आप लोगों का हो सकता है क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमारा जो अधिनियम है वो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो एक एक्ट है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं परक्राम्य लिखित अधिनियम, या इसका एक अन्य और नाम है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम। तो यहां पर जो एक अधिनियम बनाया गया, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, जिनके माध्यम से भी होती है, तो उनके लिए एक एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके माध्यम से जो है हम लोग जितने बिल होते हैं, प्रॉमिसरी नोट होते हैं, ठीक हो गया, या चेक्स हो गया, तो जितने भी ये ट्रांजैक्शन होती हैं उनके अंतर्गत कुछ नियम कानून है, यानी उन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। तो उसी संदर्भ में हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, अगर मैं बात करूं, ये हमारा जो एक्ट है, शॉर्ट में लिखता हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो हमारा 1881 है, उसकी धारा 5 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। अब बात करते हैं ये कब बना था। आप लोगों का नाम ही आ गया है 1881 में, लेकिन फिर भी इसकी कुछ डेट आती है। तो ये कब बना, आप लोगों का प्रश्न बन सकता है। ये बन गया था आप लोगों का 9 दिसंबर 1881 को, और इसे प्रारंभ किया गया यानी शुरू किया गया। स्टार्ट ये कब से हुआ? ये हुआ 1 मार्च
1882 से। तो ये दो डेट आप लोग याद रखेंगे। और बिल ऑफ एक्सचेंज का जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया? 1881 का जो सेक्शन 5 है वो बोलता है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, या क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, या कब उसे हम लोग कानूनी रूप देंगे, कब नहीं देंगे। तो इन सभी चीजों की चर्चा करता है हमारा कौन सा, जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो 5 धारा जो 5 है उसके अंतर्गत हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज के संबंध में बोला गया है। अब देखिए, अब बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोग किसे कहते हैं, उसके लिए कुछ पॉइंट है जो हमारे इसके फीचर्स हैं। फीचर्स, इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये हमारा, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एक शर्त रहित है, यानी अनकंडीशनल ये होना चाहिए। ये एक आज्ञा पत्र है, इट इज ए ऑर्डर लेटर। देखिए ये क्या है, एक आज्ञा पत्र है, ये एक आज्ञा पत्र है जो हमें याद रखना है, आज्ञा पत्र। ऐसा करता हूं मैं, मिक्स करके लिखूंगा अभी आगे को। देखिए ये एक आज्ञा पत्र है, यानी जब भी कोई बिल ड्रॉ करता है, जब भी कोई बिल ड्रॉ करता है तो वो एक कैसा है, वो आज्ञा देता है कि इन फ्यूचर में आप हमें पैसा दोगे। तो ये एक ऑर्डर है, ना कि कोई क्या है, रिक्वेस्ट नहीं है, ये एक ऑर्डर है। अब जो बिल ऑफ, जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है ना, इसके अंतर्गत हमारा प्रोमिसरी नोट होता है, हुंडीज होती हैं। हुंडीज आज की डेट में हम लोग ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। हुंडीज का प्रयोग मैं बता देता हूँ, हुंडीज होती क्या है, उसको हम लोग करेंगे नहीं। देखिए हुंडीज में क्या होता है, जिस प्रकार से हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वही होता है सेम, लेकिन उसमें क्षेत्रीय भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो हुंडीज कहलाता है। हुंडीज का प्रयोग हम लोग बहुत समय पहले करते थे, आज की डेट में हम लोग प्रॉमिसरी नोट और आप लोग का बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रयोग करते हैं। तो उसी के संबंध में ज्यादा क्वेश्चन भी बनते हैं और उन्हीं को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे। देखिए ये क्या है, इट इज ए ऑर्डर लेटर, आज्ञा पत्र है, जिसमें इसमें और पॉइंट आ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके लिख रहा हूं यहाँ पे। देखिए अब बात करते हैं, ये एक ऑर्डर लेटर है, ये एक शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये एक शर्त रहित या हम अनकंडीशनल लेटर होता है। मतलब इसमें कोई शर्त नहीं होती है कि मैं तब पैसे दूंगा या नहीं दूंगा, तो ये वाले पॉइंट याद रखेंगे। और इसमें एक निश्चित तिथि होती है, एक फिक्स डेट, इसमें एक फिक्स डेट होती है जो कि निश्चित तिथि में हमें इसे पे करना होता है। अभी हम सभी चीजों के बारे में बात करेंगे कि इसका टाइम पीरियड क्या होता है, कितने इसमें ग्रेस पीरियड होता है, इसमें कितने पार्टीज होते हैं, उन सभी के बारे में बात करूंगा। पहले आप लोग कुछ चीजें जो इसमें होनी चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, यानी इसमें ड्रॉवर और ड्रॉवी के साइन होने चाहिए, इसमें ड्रॉवर और ड्रॉवी के साइन होने चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ड्रॉवी की क्या होनी चाहिए, इसमें एक्सेप्टेंस। अब ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवी या ड्रॉवर कौन होता है, अभी मैं बात करूंगा इसकी पार्टीज को लेकर, अगले पॉइंट को हम लोग इसी को उठाएंगे। देखिए ये एक ऑर्डर लेटर है जिसमें जो है, जो भी ड्रॉवर होता है वो ऑर्डर करता है किसको, ड्रॉवी को, कि इस तिथि को आप हमें पैसा दोगे। ये एक ऑर्डर है, ठीक है, जो कि बिना शर्त रहित होता है, यानी इसमें कोई शर्त नहीं होती है, आप लोगों को वो पे करना ही पड़ेगा। और इसमें एक फिक्स डेट निर्धारित होती है, एक निर्धारित तिथि होती है जिसके अंतर्गत आप लोगों को पे करना पड़ेगा। और दोनों में इसके सिग्नेचर होते हैं, डेट होती है। जो कि लास्ट टाइम पे एक पॉइंट आया था आप लोगों का कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज में जनरली क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों का ये देख सकते हैं, ये एक आज्ञा पत्र है, शर्त रहित है, ठीक है, क्या अनकंडीशन है। बात करते हैं इसमें तिथि निर्धारित होनी चाहिए या इसमें साइन होने चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिकली हम लोग बात करते हैं किसी एक बिल को, बिल के प्रारूप में। जैसे आप लोगों ने चेक देखा होगा, सेम चेक की तरह ये होता है, एक ऑर्डर की तरह होता है, और इसे हम लोग फ्रेम करते हैं जिसमें दोनों के नाम होते हैं, ड्रॉवर के भी होते हैं, ड्रॉवी के भी होते हैं, किस तिथि को लौटाएगा उसके सिग्नेचर होते हैं। तो ये सारी प्रोसेस होती है हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में। अब देखिए इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती हैं। देखिए अब हम बात करें पार्टीज ऑफ
बिल ऑफ एक्सचेंज, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं BOE, याद रखेंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए इसमें जो पार्टीज होती हैं वो कौन कौन इसमें सम्मिलित होते हैं, तो आप लोगों से डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। इसमें 3 पार्टीज होती हैं। इसमें कितने पक्ष होते हैं? पक्षधर, पक्षकार। इसमें पक्षकारों की संख्या 3 होती है। अब ये 3 कौन कौन होते हैं याद रखेंगे। ड्रॉवर और ड्रॉवी क्या होते हैं मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को, समझिए। देखिए जो हमारा लेखक होता है, यानी जो ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर मतलब जो लेखक जो लिखता है, बिल को जो लिखता है उसे हम लोग ड्रॉवी कहते हैं। और जो स्वीकार करता होता है, स्वीकार करता होता है, जो एक्सेप्टर होता है उसे हम लोग ड्रॉवी कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे। आप लोगों को कुछ जो वर्ड हैं ये आप लोगों को याद रखने हैं। कौन कौन से? ड्रॉवर, ड्रॉवी और एक पॉइंट और आएगा तीसरा पक्षकार। देखिए हमारे 2 वर्ड हैं, एक पहला, सबसे पहला ड्रॉवर, फिर आ जाएगा दूसरा ड्रॉवी और तीसरा आ जाता है आप लोगों का पेई। अब ये पेई कौन होता है? ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल को लिखता है, यानी जो बिल का लेखक होता है, राइटर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉवर कहते हैं, ठीक है। और ड्रॉवी कौन होता है? जो एक्सेप्टर होता है, जिसको बिल का पेमेंट करना है इन फ्यूचर में, उसे हम लोग ड्रॉवी कहते हैं या एक्सेप्टर कहते हैं। पेई कौन होता है? पेई वो व्यक्ति होता है जिसे उस निश्चित तिथि के बाद जो भी ड्यू डेट होती है, इसमें फिक्स डेट या फिर एक ड्यू डेट बोल सकते हैं हम ऐसे, ड्यू डेट, जो भी ड्यू डेट होती है उसको जो एक्सेप्ट करेगा उस तिथि में, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? जिसको भुगतान होना है, जिसको पेमेंट मिलनी है, उसे हम लोग पेई कहते हैं। तो ये 3 वर्ड आप लोगों को अच्छे से सीखने हैं। अब इसे हिंदी में ना सीख के इंग्लिश में ही सीखेंगे। क्यों? इसका भी रीजन है। देखिए भाई, ड्रॉवर कौन होता है? जो बिल को लिखता है। ड्रॉवी कौन होता है? जो बिल को एक्सेप्ट करता है। पेई कौन होता है? जिसको बिल मिलता है। लेकिन जो ड्रॉवर है ना, वही ड्रॉवर पेई भी हो सकता है और एक्सेप्ट जो भी आपका ड्रॉवर भी हो सकता है, पेई भी हो सकता है। ये दोनों व्यक्ति एक ही हो सकते हैं। इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताता हूं। देखिए मान लेते हैं ए ने 20,000 रुपए का सेल गुड्स किया है, ठीक है। क्रेडिट सेल की है बी को, सेल की है कितने की? 20,000 रुपए की बी को। अब यहां पर को ए कौन है? ए आपका सेलर हो गया। बी कौन है? बी आप लोगों का परचेजर हो गया, परचेजर। अब देखो, तो इसी लैंग्वेज में हम लोग जो सेलर होता है ना, यानी जो सेलर होता है, या ये सेलर भी, इसे हम लोग सेलर कह सकते हैं, इसे हम लोग क्रेडिटर कह सकते हैं, ठीक है। देखो इस कंडीशन में जब सेल करता है बी को, कौन सी सेल? इसे हम लोग क्रेडिट सेल ही लिखते हैं। ये कैसी सेल है? क्रेडिट सेल, क्योंकि तभी ये जनरेट होगा जब हमारी क्रेडिट सेल होगी। अब ये देखो, इसको हम लोग, इस ए ने बी को जब सेल किया, ए ने बी को क्रेडिट सेल की, तो यहां पर कोई ये सेलर और ये परचेजर। अब जो ये सेलर है, इस पॉइंट को आप लोग देखेंगे, क्या ये लास्ट पॉइंट आ रहा है आप लोगों के स्क्रीन में? चलिए ठीक है, मैंने बात करी आप लोगों से, जो हमारा सेलर है वही हमारा कौन हो सकता है? वो कौन है इस कंडीशन में? क्रेडिटर है। और जो हमारा परचेजर है इस कंडीशन में कौन है? एक्सेप्टर है। एक्सेप्टर जो एक्सेप्ट कर रहा है, यानी एक्सेप्टर है, यानी एक्सेप्ट करने वाला। अच्छा, इसी सेलर को या इस क्रेडिटर को हम लोग जो है इस लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इसका एक अन्य नाम और क्या है? ये हमारा ड्रॉवर हो गया, ठीक है। बस तो याद रखेंगे आप लोगों का, ये कौन है? एक ड्रॉवर है, यानी जो बिल को लिखता है। जब ये सेल करेगा तो इसको बिल लिख के देगा और ये एक्सेप्ट करेगा इसको, ठीक है, एक्सेप्ट करेगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रॉवी। इसे हम लोग एक्सेप्टर भी बोल सकते हैं, परचेजर भी बोल सकते हैं, ड्रॉवी भी बोल सकते हैं। अच्छा, जब ये राइट करेगा ना, यानी जब ये इसको लिख के देगा कोई लेटर, यानी ये बिल ऑफ एक्सचेंज बना के देगा और ये इसे एक्सेप्ट करके देगा, और फिर एक्सेप्ट करके फिर इसको वो बिल को जब वापस करेगा, ठीक है, जब ये इस बिल को वापस करेगा तो वो इसके लिए क्या कहलाएगा? बिल रिसीवेबल, ठीक है, BR। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, चलिए मैं, तो इसको हम लोग कह देते हैं BR का मतलब हो जाता है बिल रिसीवेबल। तो जो हमारा जब ये साइन करके दे देता है तो इसके लिए ये क्या हो जाता है? बिल रिसीवेबल। और जब ये साइन करके देता है इधर, तो जो हमारा ड्रॉवर होता है, तो ड्रॉवर के लिए ये क्या हो जाता है? बिल पेबल।
तो इसके लिए ये बिल पेबल हो जाता है। तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। अब देखिए ये दो पक्षकारों की बात तो कंफर्म हो गई। क्या जिस स्थिति पे हमने ये बोला, जो इसके फीचर में हमने क्या बोला, ये एक ऑर्डर लेटर है, ये एक शर्त रहित है, इसको एक फिक्स डेट होती है, ड्यू डेट होती है, या फिर हम इसे बात करें एक मैच्योरिटी डेट होती है। यानी मैच्योरिटी डेट मतलब जिस डेट को फिक्स डेट, यानी हम लोगों को जिस दिन पेमेंट करना है उस पेमेंट के जो डेट होती है, जो टाइम पीरियड होता है उसका, ये सारी चीजें इंक्लूड होती है किसमें, और ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं, हम बात करें इसमें जो है नेम, दोनों का नेम, एड्रेस नेम एड्रेस जो है दिया होता है। इस पूरे बिल में दोनों का नेम एड्रेस सारी चीजें फिल होती हैं, दोनों के साइन होते हैं, ये सारी चीजें हमारे बिल में इंक्लूडिंग होती है। अब देखो मैंने बात करी यहाँ पे जो मैच्योरिटी डेट होती है, अगर मैच्योरिटी डेट तक का जो हमारा ड्रॉवर है, यानी जो हमारा सेलर है, अगर उस डेट तक का वो बिल, ये जो बिल इसने रिसीव करा है इसी के पास है, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा पेई बन जाएगा, याद रखेंगे। और जिस दिन भी भुगतान की डेट आएगी, यानी जिस दिन भी आपकी ड्यू डेट आएगी, तो आप लोगों का ये पेमेंट हो जाएगी ड्यू डेट पे पेई को। अब सपोज करें अगर इससे पहले मैच्योरिटी डेट से पहले ही अगर कोई जो ड्रॉवर है वो इस बिल को किसी अन्य को दे देता है, इंडोसर कर देता है, तो उस कंडीशन में जो पे हो जाएगा थर्ड पार्टी कोई और हो सकती है। अगर उससे पहले ही, बिल डेट से पहले ही जो ए है, ए किसी अन्य व्यक्ति को इस बिल को उसको बेच देता है या दे देता है, जिसे इंडोसमेंट कहते हैं, तो वहां पर को ये चेंज हो जाएगा आप लोगों का पे। तो पे आप लोगों का जो है ड्रॉवर भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है जिसको पेमेंट का भुगतान होगा। आप लोग जल्दी से, चलो एक बार मैं इसे रिकैप कर लेता हूं, उसके बाद आप लोग इसे नोट कीजिएगा। सबसे पहले मैंने बात करी जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, यानी विनिमय बिल है, इसको ये किस लिए यूज होता है, जितने भी हमारी क्रेडिट परचेस और सेल होती है उसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज का करते हैं। एक्सचेंज का मतलब मैंने बता दिया आप लोगों को, जब भी हम लोग कोई भी लेन देन करते हैं तो जो लेना देना करते हैं उसी को हम लोग एक्सचेंज या फिर विनिमय कहते हैं। ठीक है, फिर अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज है, इसका जो उल्लेख किया गया है वो कहां किया गया है, जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881 के धारा 5 के अंतर्गत इसका उल्लेख हम लोग किया गया है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये सारी जो कंडीशन है इसके बारे में। अब जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, प्रकार में लिखित अधिनियम, जिसे हम विनिमय शादी विलेख अधिनियम बोलते हैं, उसको वो बना कब था, 9 दिसंबर 1881 को बना था। और ये जो शुरू हुआ, यानी जो इसने काम स्टार्ट किया, ये लागू जब से हुआ तो उसकी डेट आ जाती है 1 मार्च 1882 में। अब बात करते हैं जो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसकी क्या खासियत होती है। सबसे पहले उसमें पक्षकार कितने होते हैं, 3 पक्षकार होते हैं, ठीक हो गया। दूसरा, ये एक ऑर्डर लेटर होता है, यानी लिखा जाता है किसके द्वारा, ड्रॉवर के द्वारा लिखा जाता है। जो भी हमारा सेलर होता है, इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं, क्रेडिटर बोल सकते हैं, सेलर बोल सकते हैं, ड्रॉवर बोल सकते हैं, उसके द्वारा सेल किया जाता है। दूसरा, ये एक शर्त रहित होता है, यानी इसमें कोई भी कंडीशन नहीं होती है, विदाउट कंडीशन के आप लोगों को ये जो है एक्सेप्ट करना पड़ता है, जो भी दूसरी पार्टी होती है उसको। इसमें उनका नेम और एड्रेस, ये सारी चीजें मेंशन होती है। दूसरा, ये एक फिक्स डेट या फिर हम लोग बात करते हैं ड्यू डेट या फिर मैच्योरिटी डेट, इसमें फिक्स होती है कि किस तिथि को इसका भुगतान किया जाना है। और सारी चीजें बात करते हैं, इसमें ड्रॉवर और ड्रॉवी के साइन होने जरूरी होते हैं उसके। अब ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवी कौन होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब बात करते हैं, अब मैंने इसको समझाने के लिए आप लोगों को बोला ए और बी हैं, मान लेते हैं ए ने 20,000 रुपए का कोई क्रेडिट किया है, तो देखिए इसकी जनरल एंट्री की मैं बात करूं, चलो आप लोग पहले इसे स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग इन दोनों कंडीशन को लेकर अलग से इसकी जनरल एंट्री भी देखेंगे पहले वाले पॉइंट की। चलिए, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, अब मैं इसे रफ करता हूं और जानते हैं कि कुछ इसकी जनरल एंट्री कैसे बनती है उसी समय।
चलिए अब मान लेते हैं कोई ए है, ए ने बी को ए ने बी को क्रेडिट सेल की है, ए ने बी को क्रेडिट सेल की है, कितने की है 20,000 की है, ठीक है 20,000 की ए ने बी को क्रेडिट सेल की है। तो इस कंडीशन में मैंने बोला जो हमारा ए होता है, ए को हम लोग कई नामों से जानते हैं, ये हमारा यहां पर को क्या हो सकता है इस संबंध में, ये हमारा सेलर हो सकता है, सॉरी सेलर हो सकता है, ये हमारा क्रेडिटर हो सकता है इस कंडीशन में, क्रेडिटर हो सकता है, ये हमारा इस कंडीशन में ड्रॉवर हो सकता है, ड्रॉवर हो सकता है। तो यहां पर तो हमने बात करी जो ए की, देखो ए अपने उसमें किन किन कंडीशनों में क्या क्या हो सकता है, यहां पे ये हमने एक पॉइंट करा। अब बी यहां पर को क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले तो ये परचेजर, दूसरा अगर ये बिल भी पेमेंट कर रहा है, बिल बना रहा है यहां पर को, तो यहां पर को ये क्या हो जाएगा एक्सेप्टर, और तीसरा इसे हम लोग ड्रॉवी कहते हैं इसमें। देखो सबसे पहले अगर हम लोग जनरल एंट्रीज की होती है, ये हम लोग कंडीशन लिख रहे हैं जब ये बिल पेमेंट कर रहा है, जब ये बिल ड्रॉ करके दे रहा है। अब ये बिल ड्रॉ करके दे रहा है, इसको बिल ड्रॉ कर रहा है, बिल ड्रॉ कर रहा है, जब ये बिल ड्रॉ करके दे रहा है बी को, तो बी जब इसको एक्सेप्ट करके दे रहा है और एक्सेप्ट करके साइन कर रहा है, इसमें एक्सेप्ट करके साइन कर रहा है, तो हम लोग बिल की बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, जब हम लोग क्रेडिट सेल की जनरल एंट्री करते हैं, तो इन दोनों की इस वाले पॉइंट की जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, इस वाली पॉइंट की जनरल एंट्री हमारी सेमली क्या हो जाएगी। जब हम लोग देखो इसकी जनरल एंट्री दो तरीके से हो सकती है। चलो ऐसा करते हैं, पहले हम लोग सेल की जनरल एंट्री कर लेते हैं। देखो ये क्या करेगा, इसकी जनरल एंट्री क्या हो सकती है, इस वाले की, इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी हमारी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ऐसे करेंगे ना इसकी जनरल एंट्री, अमाउंट आप लोग यही अमाउंट रहेगा, ठीक है। अच्छा ये क्या करेगा इसकी एंट्री, ये इसकी इसमें एंट्री करेगा परचेस अकाउंट डेबिट टू हमारा ए अकाउंट, इसी प्रकार से ये एंट्री करेगा और अपने पुस्तकों में अपनी बुक्स में ये एंट्री करेगा। तो आप लोगों को ये समझ में आया। अब एक पॉइंट मैं यहां पे बताना चाह रहा हूं, ये कहानी है जब हम लोग कोई सेल या परचेस करते हैं, अगर उस समय बिल ड्रॉ हो रहा है, जैसे हम ये यहाँ पे अभी किसकी बात कर रहे हैं, ये बिल ड्रॉ की बात कर रहे हैं। तो जब बिल ड्रॉ होता है ना, तो हम लोग किसकी एंट्री करते हैं, बिल की एंट्री करते हैं। तो देखिए जब ये बिल को ड्रॉ करके देगा और जब इसके पास वापस आएगा साइन करके, यानी ये एक्सेप्ट करेगा और साइन करके आएगा, तो ये अपनी जो बुक्स में एंट्री करेगा, ये इसमें एंट्री करेगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हमारा बी अकाउंट। अब देखो वैसे जनरली यहां पर तो हम लोग बी अकाउंट, क्योंकि हमें नाम पता चल गया, नहीं तो हम लोग यहां पे क्या लिखते हैं, ड्रॉवी अकाउंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहां पे, ड्रॉवी अकाउंट, ठीक है, याद रखेंगे। अब ये क्या करेगा, जब ये इसे बिल साइन करके देगा, उस बिल की एंट्री, अब ये क्या अपनी बुक में कैसे एंट्री करेगा, ये अपनी बुक में जो एंट्री करेगा वो करेगा ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। तो देखिए तो हमने देखा ये दोनों अपनी अपनी बुक्स में इस प्रकार से जनरल एंट्री करते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ए अपनी पुस्तकों में करेगा, जो ड्रॉवी होगा वो करेगा, यानी ड्रॉवी मतलब लेखक होता है, याद रखेंगे लेखक, ठीक है, जो लिखने वाला होता है, ठीक हो गया, लेखक। और जो ड्रॉवर मतलब लेखक और ड्रॉवी मतलब जो एक्सेप्टर, स्वीकार करता होता है, जो यहां पर को स्वीकार करता होता है, स्वीकार करता, जो स्वीकार करता होता है वो, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अच्छा अब याद रखेंगे ये तो थी कब की कहानी, जब हमने स्टार्टिंग में बिल हमें रिसीव हुआ तब की कहानी हो गई, ठीक। अच्छा जब अगर पेमेंट का टाइम आएगा, यानी ड्यू डेट का काम आएगा, जब ड्यू डेट आ जाए ऑन पेमेंट, ड्यू डेट या फिर पेमेंट,
पेमेंट रिसीव जब होगी, जब यहाँ पे ड्यू डेट पर पेमेंट रिसीव होगी, जब हमारी ड्यू डेट पे पेमेंट रिसीव होगी तो ये क्या एंट्री करेगा, और जब ये क्या करेगा, और जब यहाँ पर को ड्यू डेट आ जाए, ड्यू डेट, और जब यहाँ पे ड्यू डेट आ जाती है और ये पेमेंट करेगा, ठीक है, पेमेंट करेगा और ये पेमेंट करेगा। तो इस पॉइंट को समझिएगा। अब मैंने बोला जो ए है, अगर इसने अपने बिल को, बिल की ड्यू डेट तक इसने बिल को अपने पास रखा है तो ए ही हमारा क्या बन जाएगा, ए को हम लोग एक नाम से और जान लेते हैं, ये है पे। पे को मतलब बोलते हैं प्राप्त करता, याद रखेंगे। अगर बिल की डेट तक ए के पास हो, अगर बिल किसके पास है, बिल ए के पास है, ए के या ए ना लिख के हम लोग क्या बोल सकते हैं, ड्रॉवर। अगर बिल ए के पास है, ड्रॉवर के पास है, तो वो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, यहां पे देखिएगा। अब वो क्या एंट्री करेगा, और जब ये पेमेंट करेगा वो क्या एंट्री करेगा। अब मैं आप लोगों को यहां पर इस एंट्री से पहले एक पॉइंट और बता देता हूं, ड्यू डेट। देखिए ड्यू डेट क्या होती है, इसको समझिएगा। जैसे मान लेते हैं जो बिल होता है जनरली, इसको बिल कहां पे नोट करो, यहीं पे लिखते हैं। देखिए जो बिल होता है ना, चलिए यहां पे देखेंगे, जो हमारा बिल होता है, चलिए यहां पे लिख लेते हैं। जो हमारा बिल होता है नॉर्मली कितने दिन का होता है, 90 डेज का होता है, 90 डेज। ये जो बिल हमारा होता है 90 डेज का होता है, 90 डेज। अब ये हमारा बिल 90 डेज का होता है, लेकिन यहां पर को इसमें 3 दिन हमें ग्रेस पीरियड मिलते हैं, 3 दिन हमें ग्रेस पीरियड मिलते हैं, ग्रेस पीरियड 3 दिन हमें इसमें ग्रेस पीरियड मिलता है। जब हमें 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलेगा तो हमारी मैच्योरिटी डेट आएगी। ऐसा करते हैं, इसकी एंट्री हम लोग बाद में करेंगे, और जो बिल का जो डेट होती है और जो मैच्योरिटी डेट होती है उसमें क्या फर्क होता है, यहाँ पर तो आप लोगों के प्रश्न बन जाते हैं, तो इसको हम लोग इस वाले पॉइंट को बाद में करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ एक जनरल एंट्री जानते हैं कि जब बिल की डेट आ जाती है तो उस समय क्या एंट्री होती है, और जब बिल जो पेमेंट करता है दोनों की बुक में क्या क्या एंट्री होती है, ये आप लोगों से पूछेगा। देखो अब आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, वो स्पष्ट रूप से आप लोगों से पूछेगा जो ड्रॉवी है पेमेंट के टाइम पे क्या एंट्री करेगा, और जब बिल को एक्सेप्ट करेगा उस समय क्या एंट्री करेगा, ये आप लोगों से पूछेगा। किस अकाउंट को डेबिट करेगा, किस अकाउंट को क्रेडिट करेगा, ये पॉइंट आप लोगों से पूछेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं जिस समय पेमेंट होगा। तो देखो इस समय यहां पर को पेमेंट होगा तो क्या करेगा, ये बैंक अकाउंट डेबिट, ये किसकी बुक में हो रही है, ये हमारे जो भी हमारा क्रेडिटर है उसकी बुक है। यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट कितना 20,000 टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 20,000, बस। तो ये अपनी बुक में इस प्रकार से एंट्री कर देगा, ठीक है। चलिए और ये क्या करेगा, ड्यू डेट पे जब ये पेमेंट करेगा, तो जब ये पेमेंट करेगा तो इसने जो बिल पेबल था उसे अब ये डेबिट कर देगा। तो यहां पर ये क्या करेगा, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस प्रकार से हमने जाना कि ये लोग जब हमारा कोई बिल ड्रॉ होता है और ड्रॉ होने के बाद कैसे वो एक्सेप्टर के पास जब पेएबल होता है। अभी इंडोर्समेंट जानेंगे कि कैसे हम लोग बिल का पहचान करते हैं, अगले वाले पॉइंट में हम लोग यही जानेंगे। हमने जाना कि जब कोई बिल तैयार होता है और किस कंडीशन में हम लोग ड्रॉवर, ड्रॉवी, ये सारी चीजें हम लोग कहते हैं, और यहाँ पर को क्या इनकी बुकों में एंट्री होती है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पॉइंट समझ पाया होगा। आप लोग जल्दी से इसे नोट करें, उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, अब मैं इसे रफ करता हूं। चलिए रफ क्या करता हूं, इस वाले पॉइंट को देखिएगा आप लोग। समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जब भी कोई बिल ड्रॉ होता है किसके लिए वो बिल पेबल है, किसके लिए बिल रिसीवेबल है। हालांकि जब हमारा टॉपिक था बिल रिसीवेबल बिल पेबल वाला, तब भी हम लोगों ने इसको जान लिया था, और अब हम लोग जानते हैं कुछ और टर्म्स होती है हमारी बिल ऑफ एक्सचेंज में, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक टर्म्स आती है आप लोग के उसमें
एंडोर्समेंट ऑफ बिल, जिसे हम लोग बिल का बेचान, बिल का बेचान कहते हैं। बिल का बेचान, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, जिसे हम लोग बिल का बेचान कहते हैं। अब ये क्या कंडीशन है, इस कंडीशन को समझिए। मान लेते हैं कोई ए है, ठीक है, ए ने इसको 3 मंथ की ड्यूरेशन में कोई बिल दे रखा है, 3 मंथ प्लस इसमें 3 का जो हमारा ग्रेस पीरियड होता है वो भी ऐड कर लेते हैं। बी को कोई बिल ड्रॉ करके दे रखा है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब ये इसे कोई बिल देता है, किसको, बी को, ये कौन है, ये हमारा ड्रॉवर है, ड्रॉवर है, और ये कौन है, हमारा ड्रॉवी है। आप लोग इसे हिंदी में याद रखें, इंग्लिश में याद रखेंगे, ड्रॉवर और ड्रॉवी, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं एक व्यक्ति और आता है सी, ये सी कौन है, जब ये इसे बिल ड्रॉ करके दे देता है, ठीक है, ये इसे साइन करके दे देता है, जब इसे साइन करके देता है और ये इस बिल को इस मैच्योरिटी डेट से पहले, जो ए है क्या करेगा, इस बिल को मैच्योरिटी डेट से पहले सी को दे देता है, यानी सी को बेचान कर देता है, बेचान कर देता है, ठीक है। यानी अब बेचान कर देता है किसको, सी को, किससे पहले, ड्यू डेट से पहले। ये कहानी कब की है, ड्यू डेट, जो हमारी 3 महीने प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड के साथ जो ड्यू डेट बनती है, उसके बाद ड्यू डेट से पहले अगर जो हमारा ड्रॉवर है वो इस बिल को क्या करेगा, सी को बेच देता है। अभी सी कौन हो सकता है, सी इसका क्रेडिटर भी हो सकता है, या इसने कोई इसका पैसा देना हो तब भी कर सकता है। कई कंडीशन में जैसे पैसों की रिक्वायरमेंट हो, सी से पैसे लेकर ये इस बिल को इसको कर देगा। लेकिन जिस दिन आप ड्यू डेट आ जाएगी, ड्यू डेट से पहले, अब जब पेमेंट का टाइम आएगा सॉरी देखिए, अब जिस दिन ड्यू डेट आएगी, याद रखेंगे ड्यू डेट के टाइम पे इसने बेचान कर दिया, तो इस कंडीशन में ये व्यक्ति जो ड्रॉवर है, अब ये जब ये इसका बेचान करेगा, एंडोर्समेंट या एंडोर्समेंट, इसे एंडोर्समेंट ही कर देते हैं, ठीक है। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, तो ये यहां पर को ये व्यक्ति जो ए है जब बिल बेचेगा, ठीक है, तो याद रखेंगे जब इस केस में जब बिल रिसीव करेगा, बिल देगा, तो ये ड्रॉवर बन जाएगा और ये ड्रॉवी बन जाएगा। अब एक पॉइंट और सीखेंगे आप लोग, जब मान लेते हैं जिस समय ये बिल अब इस बिल को किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो ये व्यक्ति कहलाता है इंडोसर, इंडोसर, ठीक है। जब ये बिल का बेचान करता है तो इस समय ये क्या कहलाता है, इंडोसर, और ये क्या कहलाता है, इंडोर्सी, इंडोर्सी। तो ये दो टर्म्स आप लोगों के यूज रहेंगे, याद रखेंगे। इंडोर्सर किसे कहते हैं, इंडोर्सी किसे कहते हैं, यानी बेचान करता और बेचानी, यानी इसे हम लोग क्या कहते हैं, बेचानी, 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 और ये बेचान करता, ये कौन हो जाएगा, बेचान करता। थोड़ा हिंदी में नाम टफ है, याद रखेंगे आप लोग। बेचान करता और बेचानी, यानी बेचने जिसने लिया हुआ है ये बिल, वो कौन हो जाएगा, बेचानी। अब देखिए ये जो बेचानी है, अगर ड्यू डेट से पहले इसने पेमेंट कर दी है, तो ये यहां पर को सी ही, अब जिस दिन भी पेमेंट की डेट आएगी, अब जिस दिन ड्यू डेट आएगी, मान लेते हैं अब ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट, जिस दिन ड्यू डेट होगी और पेमेंट का टाइम होगा, पेमेंट का टाइम, पेमेंट, तो अब ये जो बी है पेमेंट ए को करेगा, सी को करेगा। अब ये पेमेंट बी ए को ना करके किसको करेगा, सी को करेगा। तो अब जो बी है, जो ड्रॉवी है, वो पेमेंट करेगा किसको, पेमेंट करेगा सी को। अब सी को पेमेंट करेगा तो इस कंडीशन में ये कहलाता है पे, जो हमने तीसरा पक्षकार ये बनता है पे, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राप्त करता। उम्मीद करते हैं ये वाला पॉइंट आप लोगों की समझ में आया होगा।
फिर से समझिए, मैंने बोला जब कोई बिल ड्रॉ होता है बी के नाम से, जो ड्रॉ करता है उसे ड्रॉवर कहते हैं इस कंडीशन तक। जब बिल हमारा लिखित रूप से हम लोग देते हैं तो जिस समय बिल हम लोग ड्रॉ करके देंगे तो ये यहाँ पे ड्रॉवर और जिसको देगा वो ड्रॉ भी हो जाएगा, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी ड्यू डेट कितनी है, 3 महीने प्लस 3 दिन, इसकी मैच्योरिटी डेट ये ड्यू डेट हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन बीच में ये आ सकती है, जो ए होता है वो किसी कारण ये जो मैच्योरिटी डेट से पहले अगर उसे पैसों की रिक्वायरमेंट हो जाए या उसका कोई क्रेडिटर हो जाए तो वो उस बिल को, जो ये बिल साइन करके इसको दे देता है, इस बिल को ये किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो इसको कहते हैं बिल का बेचान, यानी इंडोर्समेंट ऑफ बिल। ये याद रखेंगे, इंडोर्समेंट ऑफ बिल। तो इस कंडीशन में ए अब जब ये बिल का बेचान करता है तो क्या बन जाता है, इंडोर्सर या बेचान करता, और जो सी जिसको बेचता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोर्सी कहते हैं, ठीक हो गया, या बेचानी कहते हैं। तो ये इस कंडीशन में है जब ड्यू डेट से पहले की बात है। अब देखिए, अब बात करते हैं, अब पेमेंट किसको करेगा बी, पेमेंट उसको करेगा जो इंडोर्सी होगा। अब देखिए पेमेंट किसको करेगा, इंडोर्सी। इसकी भी हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, कुछ टर्म्स हैं वो लोग हम लोग जान लेते हैं पहले। अब देखिए, अब हम लोग ये वाले पॉइंट में भी समझ में आया होगा, एक पॉइंट और जान लेते हैं हम लोग, जो हमारी मैच्योरिटी डेट होती है, मैच्योरिटी डेट, जो हमारी मैच्योरिटी डेट होती है। अब मैच्योरिटी डेट क्या होती है, यानी हम बात करें जिस तिथि को हमें बिल पेमेंट करना होता है वो कैसे निकलती है। मान लेते हैं 1 जनवरी को मैच्योरिटी डेट, जनरली आप लोग नोट करके लिखेंगे, जनरली हमारा अब जो बिल बनता है सामान्यतः जो डेट आती है 90 दिनों का होता है, ठीक है, 90 दिनों का, ठीक है, 90 दिनों का। अब 90 दिन प्लस इसमें 3 दिन की इसमें छूट मिलती है, ग्रेस छूट, ग्रेस डे, ये होते हैं हमारे ग्रेस डे, यानी जिसे हम लोग अनुग्रह दिवस कहते हैं, अनुग्रह दिवस कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। मैच्योरिटी डेट कब होगी, जिस तिथि को भी बिल बनेगा, मान लेते हैं 1 जनवरी 2021 को कोई बिल बना है, 1 जनवरी 2021 को कोई बिल बना है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना, हो सकता है ये 90 दिन बोले या 3 मंथ बोले, ठीक है, ऐसा भी बोल सकता है, याद रखेंगे। तो इसकी जो मैच्योरिटी डेट होगी या ड्यू डेट बनेगी, मैच्योरिटी डेट या फिर ड्यू डेट यानी दे तिथि, इसको हम लोग हिंदी में बोल देंगे दे तिथि। तो जब भी कोई बिल बनता है सामान्यतः उसका टाइम पीरियड क्या होता है, 90 दिन या 3 महीना, और प्लस उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है और उसे अनुग्रह दिवस बोलते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 1 जनवरी 2021 को कोई डेट है और उस दिन हमारा बिल ड्रॉ हो रखा है, तो इसमें अगर मंथ दिया होगा तो आप लोगों को डायरेक्टली 31, 30 नहीं देखना है, डायरेक्टली आप लोगों को 3 महीने देखने हैं, यानी फरवरी, मार्च और अप्रैल। 1 अप्रैल को प्लस 3 दिन, ठीक है, 1 अप्रैल को ये चले जाएगा प्लस 3 दिन, यानी जो मैच्योरिटी डेट आएगी इस कंडीशन में, अगर क्या दिया हो, मंथ दिया हो, ठीक है, अगर मंथ दिया हो तो यहाँ पे मैच्योरिटी डेट क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 अप्रैल आ जाएगी, ठीक है, देखिए याद रखेंगे 4 अप्रैल, ठीक, यहाँ पे को 4 अप्रैल आएगी। अगर दिया हो 1 जनवरी 2021, 4 अप्रैल 2021 यहाँ पर डेट आ जाएगी, मैच्योरिटी डेट आप लोगों की याद रखेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर को 90 डेज दे रखा है, 90 डेज बोल रखा है, तो यहाँ पे को क्या होगा, अब यहाँ पे 90 डेज हमें क्लियर करने पड़ेंगे। जब उसने डे में टाइम दिया होगा आप लोगों के बिल में, तो डे काउंट करने हैं, मंथ काउंट क्या होगा, तो चाहे मंथ आप लोगों का 30 का जाए, 28 का जाए या 31 का जाए, तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो है मंथ काउंट करना है और 3 दिन का उसमें ग्रेस पीरियड करना है। यानी अगर 1 जनवरी 2021 को कोई बिल बना है तो उसकी जो मैच्योरिटी डेट आएगी 4 अप्रैल को आएगी, ठीक है। और अगर 1 जनवरी 2021 को बिल बना है और उसने डेट दे रखी है, बोल रखा है कि 90 दिनों का जो बिल बना रखा है 90 दिनों का है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है जनवरी हमारी कितने की जाती है, 31 की, फरवरी नॉर्मली कितने की जाती है, 28 की, ठीक है, और मार्च हमारा कितने का जाता है, 31 का। तो आप देखेंगे ये 90 दिन हमारे यहाँ पे काउंट हो गए हैं, 8 2 10 और 3 90, और प्लस हम इसमें 3 दिन करेंगे, ठीक है, ग्रेस पीरियड, यानी
तो 31 मार्च को हमारे 90 दिन हो जाते हैं। जब हमारे 31 मार्च को 90 दिन हो जाते हैं, देखिए 31 को नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हम 30 दिन ही काउंट करेंगे, ये याद रखेंगे। इस पॉइंट को मैं लिखाऊंगा आप लोगों को 30 और ये 89 और हमारे 3 दिन हम इसमें और प्लस करेंगे। 1 जनवरी प्लस 3 डे इसमें ऐड होंगे, ठीक है, 3 डे इसमें और होंगे। 3 डे क्यों होंगे, यहाँ पे 89 हो गया, 1 दिन और प्लस होगा और 3 दिन हमारे वो ग्रेस पीरियड वाले होंगे, तो ये तब बन जाएंगे आपके 94 डे, ठीक है, 94 डे। और 94 डे कैसे बनेंगे आप लोगों का, यहाँ पर कोई जो डेट आने वाली है वो आने वाली है क्या, ये आने वाली है 4 अप्रैल की। क्यों नहीं फर्क पड़ा इसमें अभी मैं बताता हूं फर्क क्यों नहीं पड़ा। 2021। चलो एक काम करते हैं, इसे जनवरी नहीं, चलो इतना ही मान लेते हैं। याद रखिएगा, याद रखेंगे इस वाले पॉइंट को, ये 4 अप्रैल क्यों डेट आई, इसमें डिफरेंट आता है भाई। इसमें डिफरेंट क्यों आएगा वो मैं बताता हूं। इसमें डिफरेंट इसलिए आएगा, यहां पे देखिए, यहां पे 28 का दिन गया तो 2 दिन यही कम हो गए। अदरवाइज अगर कोई ऐसा महीना आता, ये फरवरी को छोड़ के कोई अन्य महीना आता, तो यहां पर कोई डेटों में फर्क पड़ जाता है। अब यहां पे कुछ चीजें याद रखनी है आप लोगों को, कुछ चीजें जो भी आप लोगों को याद रखनी है इस मैच्योरिटी डेट से रिलेटेड। वो क्या याद रखना है, तो मैच्योरिटी डेट कैसे निकालनी समझ में आ गया होगा। हालांकि इन दोनों में सेम आई है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डेट आती है। अगर डेज में हमें काउंट करना है मैच्योरिटी डेट या मंथ में काउंट करना है, तो आप लोगों को मैंने बता दिया कैसे कैसे करना है। आप लोगों को यहाँ पे जो बिल ड्रॉ की डेट होती है वो काउंट नहीं करते। बिल ड्रॉ की डेट, बिल ड्रॉ की डेट को हम लोग काउंट नहीं करते, ये याद रखना है। अच्छा, जो भी पब्लिक हॉलीडे होता है, पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे अगर कोई आता है तो एक दिन पहले लेस, एक दिन पहले की बिल डेट हो जाती है, ठीक है। और मान लेते हैं अगर कोई आकस्मिक अवकाश यानी इमरजेंसी बोल सकते हैं या कॉन्टीजेंट भी बोल सकते हैं, कॉन्टीजेंट नहीं बोलेंगे। अगर कोई इमरजेंसी अचानक कोई अवकाश आ जाए, हॉलीडे आ जाए, हॉलीडे आ जाता है, तो वहां पर को हम लोग प्लस एक दिन बाद करते हैं, एक दिन बाद हम लोग उसे काउंट करते हैं। क्या स्क्रीन में आ रहा है आप लोगों के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला जब भी बिल डेट निकालते समय, जो मैच्योरिटी डेट निकालते समय कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या ध्यान में रखनी है ये याद रखना है आप लोगों को। वो बातें ये ध्यान में रखनी है, पहली बात तो अगर कभी मंथ दिया हो तो मंथ को हम लोग चाहे 30 का जाए 31 का जाए उसे काउंट नहीं करना है, सीधे महीने काउंट करने हैं और उस डेट में +3 करके हमारी मैच्योरिटी डेट आ जाती है। लेकिन अगर कभी दिन दे रखे हैं, किसी बिल के लिए डेट दे रखी है, दिन दे रखे हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग जो है दिन को काउंट करके फिर मैच्योरिटी डेट निकालते हैं। अब इसमें भी एक कंडीशन और है, अगर बिल ड्रॉ करने की जो डेट होती है, जिस दिन बिल लिखा जाता है उस डेट को हम लोग काउंट इसमें नहीं करते, आप लोग लिख लीजिएगा। और जो भी पब्लिक हॉलीडे होती है, सार्वजनिक अवकाश जो होता है, उस समय हम लोग एक दिन पहले वाली डेट मानेंगे। जैसे मान लेते हैं 4 अप्रैल को कोई जो है कोई अवकाश है, यानी जैसे 2 अक्टूबर हो गया या आप लोगों का कोई ऐसे जनरली कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है, तो वहां पर को हम लोग क्या करेंगे, उसे वहां पर कुछ इसमें जो बिल डेट हो जाएगी क्या हो जाएगी, 3 अप्रैल हो जाएगी। इस कहानी में ये हो जाएगी। और मान लेते हैं कोई सडनली कोई अवकाश आ गया, ठीक हो गया, इस 4 तारीख को सडनली कोई अवकाश आ गया, अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे आ गई, कोई अचानक कोई हॉलीडे आ जाता है, अवकाश आ जाता है, तो उसमें हम लोग इसको बिल डेट को हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 अप्रैल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कहानी को आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिएगा। बाकी हम लोग अभी जब कोई बिल अभी आगे कोई एग्जांपल के साथ इसे लेंगे तो वहां पर को करेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम लोग जो बिल के टाइप्स होते हैं, बिल के टाइप्स जानेंगे और भी जो जनरल एंट्री है, जैसे हमारा जब यहाँ पे कोई इंडोर्समेंट ऑफ बिल का के टाइम पे क्या एंट्री बनती है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के टाइम पे क्या बनती है, डिसऑनर के टाइम पे क्या बनती है, अभी बहुत से टर्म्स रह गए हैं आप लोगों के बिल ऑफ एक्सचेंज में। उसको जानने के बाद हम लोग अगली क्लास में उसे